आज हमारे जीवन में फिर एक बार बहुत सुंदर अवसर आया है और देश के अंदर देखो, अभी हमारा यहाँ पे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो उसमें हर विधानसभा में कोई ना कोई हर व्यक्ति को जिम्मेवारी दे रहे हैं। उसी के तहत मुझे जो जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी राधा अलावत तो नाम मात्र है, जिम्मेवारी पूरे मैम लोगों को दी है। उनको चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लेना है, हमारे प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने का काम करें। हम सब लोग मिलकर ये काम करेंगे। देखा जा रहा है कि आप महिलाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है, क्या टारगेट क्या है? ऐसा जी, मैं महिला हूँ और मोदी जी का भी यही मकसद है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो आगे आए, घर के कामकाजों को करते हुए देश की राजनीति में, देश सेवा में आगे आए। उसके तहत मोदी जी भी यही काम करें और मैं भी मोदी जी की क्लास की एक विद्यार्थी हूँ जो वो पढ़ाते हैं हमें। और मेरा मानना है, मैं महिला हूँ तो मेरी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि महिलाएं मेहनत और ईमानदारी से काम करती है, जो टास्क दी जाती है वो समय पे पूरा करती है। और मेरी महिलाएं जो हैं बहुत अच्छा मन बनाया हुआ है कि हम इस बार मैम का जो है विधानसभा लोकसभा का चुनाव महिलाएं की भागीदारी से लड़ा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी। पहले लोकसभा का इलेक्शन है, जी तो क्या उसके लिए भी कोशिश की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। आप देखा नहीं, महिलाओं की आपने संख्या देखी होगी, एक ऑफिस के उद्घाटन में कितनी महिलाएं आ रही हैं। वो लोकसभा हो विधानसभा हो, हमारा तो भारतीय जनता पार्टी है, कमल का फूल है। कोई भी इलेक्शन आएगा सबके लिए महिलाएं तैयार हैं। टिकट की दावेदारी की बात है। टिकट की दावेदारी, टिकट का तो बोला था, मेरा भाषण सुना होगा। कमल का फूल, कमल का फूल ही टिकट है। हर एक आदमी को यही संदेश देना चाहिए और लेना भी चाहिए कि कमल का फूल ही हमारी पहचान है, कमल का फूल ही हमारी टिकट है, कमल का फूल ही हमारा जो है कैंडिडेट रहेगा। ये जो मोदी जी ने 33% आरक्षण किया उससे प्रभावित है? नहीं, मोदी जी ने जो 33% आरक्षण किया, मोदी जी ने बहुत सोच समझ के साथ ये काम किया है, क्योंकि महिलाओं का जो काम करने का तरीका है वो घर और बाहर दोनों में बहुत मजबूती और ईमानदारी से करती है। और मैं विधानसभा में पिछले 1.5 साल से जा रही हूँ, महिलाओं को एक लग रहा है कि एक महिला हमारे बीच में आ रही, तो हमारे मन की बात वो सुन रही है कि हम जो कुछ कहना चाहते हैं वो शायद पंचायत में जाके जो पहले पुरुष लोग जो भाषण देते हैं उनके पास वो पूरी बात नहीं कह पाती थी, तो वो अपने परिवार की समस्या भी मेरे सामने रख रही है। यही सोच के कि वो मेरे पास संख्या में ज़्यादा जुड़ रही है, उनको शायद विश्वास हो रहा है कि जो मोदी जी जैसे करते हैं, मैं भी 1 साल से इनके बीच में जा रही हूँ। जो ये मुझे काम बोलती है, जो मैं सक्षम हूँ जिस काम में करने में, मैं वहीं से उनकी सहायता कर रही हूँ। और इसलिए इनका विश्वास हो गया कि शायद हमारी बात सुनी जा रही है, पूछी जा रही है। उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा हर गाँव से महिलाएं जुड़ रही है हर प्रोग्राम में। ऑफिस का उद्घाटन किया गया, क्या कहना होगा? देखो, ये हमारा लोकतांत्रिक चुनाव है और ये भारत का सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। बीजेपी पार्टी राज पूरे हरियाणा में हर एक विधानसभा में उद्घाटन कराया माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा, और यहाँ भी हल्का वाइज होया है। और हम भी ये कोशिश कराने तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लें और 400 पार हो गए और फिर कमल का फूल यहाँ में निकलने का काम। लोकसभा से बात करें तो कैंडिडेट की क्या उम्मीद लगी है? कैंडिडेट हमारा कैसा राधा जी ने बताया ला, कमल का फूल है। कमल का फूल तो हम जितावाने, हमने नाम की कोई वो जरूरत नहीं, कमल का फूल देखना है। उद्घाटन किया गया, क्या संदेश? देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वर्चुअल माध्यम से पूरे प्रदेश में भाजपा के जो कार्यालय बनने हैं विधानसभा स्तर के ऊपर और लोकसभा के स्तर के ऊपर जिलों में, उन सभी का उद्घाटन किया है। और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक संकल्प पत्र का बॉक्स भी रखा गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घोषणाओं में विश्वास नहीं करती और पार्टियाँ अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं। घोषणाएं पूरी हों ना हों ये उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र जारी करती है। और संकल्प का संसार में कोई विकल्प नहीं है, संकल्प तो पूरा करना ही होता है। इसलिए संकल्प पत्र में आम कार्यकर्ता के भी सुझावों को शामिल किया जाए, तो उस सुझाव पेटिका को भी यहाँ पर रखा गया था सभी कार्यकर्ताओं ने कि हम आगामी विकसित भारत के लिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है कि हम 2026 में भारत को विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में उन्नत बना देंगे, और जब 2047 में पूरे 100 साल आज़ादी के पूरे होंगे तो उस समय भारत दुनिया का सिरमौर देश होगा। जो इस संकल्प को पूरा करने के लिए
कार्यकर्ताओं के मन में क्या सुझाव हैं ताकि वो संकल्प पत्र में शामिल किया जा सके, वो भी एक संकल्प पेटिका यहाँ पर रखी गई थी। और ये पेटिकाएं पूरे देश में रखी गई हैं। पूरे देश के जनमानस से जो सुझाव हैं उन सुझावों के अनुरूप संकल्प पत्र तैयार हो और फिर उनके ऊपर अनुपालन की योजना सरकार आने के बाद की जाए। इसके लिए ये सारा का सारा कार्यक्रम किया गया है। तो इसमें संकल्प पत्र के सुझाव और भविष्य में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के लिए कौन सा कार्यालय होगा, कहाँ पर वो बैठेंगे, किस तरह से योजना बनाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आज रखी गई हैं। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में वर्चुअल तौर पर इनका उद्घाटन किया है, इनकी शुरुआत की। सर, सांसद दीपेंद्र हुड्डा रेल में यात्रा की है और उनका ये कहना है कि रेल जो है उनका प्रोजेक्ट था, वो ले गया। वो तो लाल किला भी उन्होंने बनवाया था, ताजमहल भी उन्होंने बनवाया था, दिल्ली का एम्स भी उन्होंने बनवाया था, पार्लियामेंट भी उन्होंने बनवाई थी, पता नहीं क्या क्या क्लेम कर लेंगे। लेकिन धरातल पर जैसा मैंने बताया 2013 में जब रेलवे का प्रस्ताव आया तो केवल मात्र तत्कालीन सरकार ने 10 करोड़ रुपया जमा करवाया था। सारा पैसा जमीन अधिग्रहण का, इस पर 1200 कुछ करोड़ की राशि खर्च हुई है, और चाहे कोई कितनी है कह लो कोई कितनी, वो सारी की सारी राशि मनोहर सरकार ने और केंद्र सरकार ने वहन की है। और 2016 में उस राशि की जमा करवा गया, उसकी शुरुआत की गई है। अब एक आदमी 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो और उसमें 10 रुपये अनुदान देके कह देश की तो शुरुआत मैंने की थी, उससे क्या बनता है? ये कांग्रेस तो हर चीज का श्रेय लेने का इनका एक अलग से तरीका है कि दूसरे की कमाई को हम खा लें। लेकिन सारे देश की जनता समझती है कि किसने क्या किया है। सारे के सारे हाईवे आज बने हैं मोदी जी की सरकार, मनोहर जी की सरकार बनने के बाद। कितने नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, कितने नए एम्स बने हैं, कितने नए केंद्रीय विद्यालय बने हैं, कितने नए IIT बने हैं, IIM बने हैं। वो सारा देश के सामने खाका है कि जो आज GDP की दर पूरी दुनिया चरमरा रही है, फिर भी हिंदुस्तान की 8.4 है, सबसे ऊपर है विश्व के अंदर। तो ये सारी चीज़ें धरातल के ऊपर सामने हैं। तो बाकी रेल में यात्रा तो यात्रा करने के लिए चलाई गई है, उसमें दीपेंद्र बैठो, आशा हुड्डा बैठो, भूपेंद्र हुड्डा बैठो, क्या बात है, टिकट लेके कोई बैठ जाओ, इसमें क्या दिक्कत है? बॉर्डर पर लगा हुआ है। देखिए, किसान आंदोलन की समझ पूरे देश में आ चुकी है कि कुछ लोग किसी निहित स्वार्थवश देश की शांति भंग करने के लिए काम कर रहे हैं। और जैसा एक किसान, तथाकथित किसान नेता कहूँगा बिना नाम लेते हुए, उसने कहा पंजाब हरियाणा बॉर्डर के ऊपर कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में के बाद नरेंद्र मोदी जी का बहुत ज़्यादा कद बढ़ गया है और हमने उनके कद को कम करना है। और लोकसभा चुनाव क्योंकि बिल्कुल नज़दीक है तो उससे पहले ही करना है। तो उसके पीछे किसानों का हित था या मोदी जी का कद कम करने का हित था, ये सारा देश समझ गया है और उसको कोई भाव नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान आंदोलन की जो असलियत है वो पूरी देश के सामने आ गई है और हरियाणा का किसान भी समझ चुका है। और हरियाणा में तो मैं कहता हूँ पिछले किसान आंदोलन के बाद इतना भारी पैमाने पर हमारा प्रदेश का नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बता दूं, उसको हाईलाइट कर देना, हमारे प्रदेश में नशे का कारोबार नहीं था। ये चिट्टा, ये अफीम, ये हशीश, ये और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बुकी वगैरह और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो नशे का जो कारोबार था वो आप देखोगे 2021 के बाद हरियाणा में आया है। क्योंकि जितने भी नशे के कारोबारी थे वो सारे सिंघू बॉर्डर के ऊपर और टिकरी बॉर्डर के ऊपर आ गए और उनमें शामिल हो गए। और हरियाणा के वहाँ से युवक थे उनके जाल में आ गए और उनको गिरफ्त में लेकर पूरे हरियाणा में नशे का नेटवर्क फैला दिया। 2021 के बाद जो नशा पहले पंजाब में था वो हरियाणा में आया है और हरियाणा को ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे कितने ही नौजवान बिना काल मौत के शिकार हो रहे हैं बिना समय, और वो अपने आप इंजेक्शन लगाते हैं नशों के अंदर, नशा करते हैं। उस नशे की लत को पूरा करने के लिए कितने चोरी करते हैं, अपराध करते हैं। तो हरियाणा के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि 2021 से पहले हरियाणा क्या था, 2021 के बाद हमारी स्थिति क्या हुई है, और वो सारी स्थिति उस किसान आंदोलन की वजह से खराब हुई है। तो हरियाणा के लोगों को ध्यान में आ गई ये बातें। अब किसान आंदोलन की असलियत पूरी दुनिया के सामने है। सर, गैंगवार पिछले बार हरियाणा में पैर पसार रोहतक में 2 हत्याएं हो चुकी है अभी। देखिए, मैं जैसा बता रहा था आपको, अब ये जो नशे का कारोबार है इसकी लत को पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या आदमी कर देता है।
और उसमें गैंग भी बनते हैं। ये आपस में एरिया भी बांट लेते हैं कि इस एरिया में मैंने कारोबार करना है तो इसमें तू आया तो फिर तेरी हत्या हो जाएगी। तो ये आपस में एरिया भी बांट लेते हैं और उसका परिणाम जो आता है वो उसके दुष्परिणाम को पूरा प्रदेश उसको भुगतता है। लेकिन हरियाणा सरकार सजग है, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने हाउस में भी जवाब दिया था कि हम एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रख रहे हैं। जैसे नफे सिंह राठी की हत्या हुई, नहीं होनी चाहिए, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि थे, हम उसकी निंदा करते हैं, ऐसी हत्याएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर अब सख्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री जी भी सख्त हैं, गृह मंत्री जी भी सख्त हैं और धीरे धीरे उस लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन, और फिर ये जो नशा भी कम हो जाएगा और नौजवानों को बिना किसी खर्ची पर्ची के नौकरियां मिलनी शुरू हो ही रही हैं, ये भी मिल जाएंगी। और शिक्षा की तरफ और सेहत की तरफ जैसा हरियाणा प्रदेश में अब मेडल आने लगे हैं, हमारी लड़कियों और लड़कियों ने पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन किया है और देश का दुनिया में नाम रोशन किया है। तो खेल की तरफ और शिक्षा की तरफ जब नौजवान बढ़ जाएगा तो अपने आप वो अपराध से दूर हो जाएगा और बाकी जो आदतन अपराधी हैं उसके लिए सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। और जो 2023 तक जो कानून लागू थे, जो ब्रिटिश काल के सारे कानून आईपीसी में भी, सीआरपीसी में भी और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी सारे के सारे अंग्रेजों के समय के कानून थे, जिनकी बहुत सी तो जरूरत नहीं थी। ऐसे 1544 अनुपयोगी कानूनों को ख़त्म किया गया है और बहुत से कानूनों को सख्त किया गया है। ये 1 जुलाई से सारे कानून एग्जिस्ट हो जाएंगे, सारे के सारे अनुपालन में हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना, काफ़ी स्थिति में सुधार आ जाएगा।